इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 58 सीटों के लिए कल कड़ी सुरक्षा के बीच होगा मतदान। पहले चरण की वोटिंग की सभी तैयारियां पूरी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर कसा तंज, कहा यूपी विधानसभा चुनाव में होगा सफाया। बिहार के 8 करोड़ अभ्यर्थियों को मिलेगा पोषण युक्त चावल, राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। गायघाट रिमांड होम मामले में आया नया मोड़। रिमांड होम से निकली दूसरी पीड़िता ने भी शेल्टर होम में उत्पीड़न का लगाया आरोप। बिहार समेत पूरे देश में एक बार फिर से बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल कराया जाएगा। इस चरण में 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है। देश के 5 राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। पूरे देश की नज़रें इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर टिकी है। सबसे ज़्यादा चर्चा में है उत्तर प्रदेश। ऐसा माना जाता है कि यूपी से ही देश की राजनीति की दिशा तय होती है। सबसे ज़्यादा सांसद देने वाला उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में यूपी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा गठबंधन के बीच है। हालांकि बसपा और कांग्रेस भी रेस में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। कल यानी 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पिछले चुनाव की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 58 सीटों पर बीजेपी का दबदबा था। 58 में से 53 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। सपा बसपा ने 2 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी की राह थोड़ी मुश्किल लग रही है। इस चुनाव में बीजेपी ने 23 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। विधानसभा चुनाव में नए उम्मीदवारों को उतारने की भाजपा की रणनीति रही है। वो ऐसे विधायकों को दूसरा मौका नहीं देना चाहती जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। यही कारण है कि हर चुनाव में भाजपा आंतरिक सर्वे कराती है और जिस उम्मीदवार की साख खराब होती है उसे बदल दिया जाता है। इस बार भी ऐसा हुआ है। हालांकि सपा और रालोद गठबंधन के साथ बहुजन समाज पार्टी भी उम्मीदवार बदले हैं। स्थानीय समीकरण और जातिगत जोड़ तोड़ को लेकर भी उम्मीदवार बदले जाते हैं। इस बार रालोद और सपा गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बीएसपी और कांग्रेस अकेले ही चुनाव हाथ आजमा रहे हैं। 10 फरवरी को जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है वहां जाट मतदाताओं की बहुल्यता है। मुस्लिम मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भाजपा की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि सपा रालोद गठबंधन के कारण जाट समुदाय का वोट बंटने की संभावना है। वहीं किसान आंदोलन का भी असर पड़ सकता है। यदि चुनाव पूर्व सर्वे पर यकीन करे तो ये तय माना जाता है कि भले ही सीटें कम होगी, लेकिन भाजपा यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनी रहेगी। हालांकि चुनाव में कौन सा वोट कब किस करवट बैठ जाए, इसको लेकर पहले से कुछ भी कहना आसान नहीं होता है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होगा, उसके बाद 14 फरवरी को दूसरे, 20 फरवरी को तीसरे, 23 को चौथे, 27 फरवरी को 5वें, 3 मार्च को 6ठे, 7 मार्च को 7वें चरण की वोटिंग होगी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। तब तक लोगों को फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने पटना पहुंचे पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जहां भाजपा जदयू की सरकार को घेरा, वहीं अपनी पार्टी को लेकर भी चर्चा की।
राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे लालू ने आज अपने पुराने अंदाज में भाजपा जदयू को जमकर घेरा। एक तरफ जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा के हारने का ऐलान कर दिया, वहीं कर्नाटक में चल रहे हिजाब मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। चुनाव की बात नहीं है, इसमें ये बात समझिए, देश सिविल वार मोदी जी की सरकार में सिविल वार और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी उनकी होगी। कोई चुनाव लेकर के नहीं, वो तो गंदा बात रोज हो ही रहा लोग। लालू यादव 10 फरवरी यानी कल पटना में पार्टी के अधिवेशन को संबोधित करेंगे। पार्टी अधिवेशन पर चर्चा करते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि कल की बैठक में यह रिजोल्यूशन लिया जाएगा कि किस मुद्दे पर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रीय एजेंडा जो है हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है पार्टी का। सब पार्टी के संविधान के अनुसार जो टेन्योर होता है अध्यक्ष का, उसके पहले ही चुनाव करा दिया जाता है। चुनाव बिल्कुल जनतांत्रिक तरीका से होता है और जो कल एजेंडा तय होगा कि कौन कौन सा रिजोल्यूशन हमको लेना है, आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है, और उसके बाद से फरवरी महीना में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। पटना में कुछ दिन परिवार के साथ समय गुजारने के बाद लालू यादव 14 फरवरी को रांची जाएंगे। 15 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत में उन्हें पेश होना है। अदालत ने चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में फैसला सुनाने की बात कही है। सभी अभियुक्तों को खुद अदालत में हाजिर रहने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 5 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में यह तय किया गया कि अब जन वितरण प्रणाली की दुकानों के जरिए राज्य के लोगों के बीच पोषण युक्त चावल का वितरण किया जाएगा। इस योजना से 8 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। पटना में कल शाम हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 5 एजेंडों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब सरकारी राशन की दुकानों से पोषण युक्त चावल मिलेगा। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत अब ग्रामीण इलाकों की 85 और शहरी इलाकों की 75% आबादी को पोषण युक्त चावल मिलेगा। ये चावल आयरन, फ्लोरिक एसिड और विटामिन B12 युक्त होगा। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 99 किलो चावल में 1 किलो फोर्टिफाइड यानी पोषण युक्त चावल मिलाया जाएगा। इसके बाद इस चावल को लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि आम लोगों में कुपोषण को खत्म करने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसका सीधा लाभ राज्य के 56,000 जन वितरण प्रणाली की दुकानों के लगभग 2.25 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। कुल 4 मामले आज कैबिनेट के समक्ष रखे गए थे और पहला है कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके तहत जो हम चावल सप्लाई कर रहे हैं उसको फोर्टिफाइड करने की प्रस्ताव है। ये भारत सरकार की स्कीम है और इसको खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग SFC के माध्यम से टेंडर निकालेगा और बेसिकली है कि 99 किलो चावल में 1 किलो जिसको बोलते हैं फोर्टिफाइड राइस कर्नेल, छोटा छोटा होता है, उसको मिला दिया जाएगा। तो इससे आपको फॉलिक एसिड, आयरन, आयोडीन और विटामिन B12, ये जो तीनों विटामिन्स हैं ये फोर्टिफाइड हो जाएंगे। तो बेसिकली आपूर्तिकर्ता जो होगा वो उसको ब्लेंडिंग करेगा और इसे PDS के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में विशेष सशस्त्र पुलिस बल की महिला बटालियन का मुख्यालय बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस पर कुल 72 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। कि राज्य सरकार ने बिहार स्टेट
हेल्थ यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी के कार्यान्वयन के लिए आज कुल 32 पदों का सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दी है, जिसमें 1 वाइस चांसलर, 2 डीन, रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालय अध्यक्ष और जो अन्य क्लास 3 के जो पोस्ट हैं उनकी आज स्वीकृति 32 पदों पर दी गई। बैठक में लिए गए अन्य फैसले में बिहार स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर समेत 32 महत्वपूर्ण पदों को मंजूरी दी गई। इन पदों की स्वीकृति होने से विश्वविद्यालय प्रशासनिक रूप से शुरू हो जाएगा। पटना के शास्त्री नगर में योग सेंटर की स्थापना को भी मंजूरी मिली है। इसी योग केंद्र में बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के ट्रेनर योग की ट्रेनिंग देंगे। भवन निर्माण विभाग की ओर से संचालित होने वाले सेंटर में 64 लोग एक साथ योग का प्रशिक्षण ले सकेंगे। कि पटना में शास्त्री नगर में बिल्डिंग डिपार्टमेंट के द्वारा एक योग केंद्र की स्थापना की जा रही है और इस पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 6 महीने के अंदर ये रेडी हो जाएगा। तो वहां पर योग कराने के लिए भवन निर्माण विभाग बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर से एक MOU साइन करेगा और यहां पर 64 व्यक्तियों के एक साथ योग प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था है और बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर के द्वारा योगा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाकी जो आधारभूत संरचना पे या उसके मेंटेनेंस पर जो भी बातें होंगी उसके व्यय का निर्वहन भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक योग के प्रशिक्षण के लिए और वो भी उत्कृष्ट श्रेणी का बिहार स्कूल ऑफ योग से। तो अभी बहुत लोग मुंगेर के कतिपय कारणों से नहीं जा पाते हैं, तो वो वैसी सुविधा पटना में ही प्राप्त कर सकेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आज मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lubyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना के गायघाट रिमांड होम में महिलाओं के कथित शोषण और उत्पीड़न के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। गायघाट रिमांड होम से निकली एक दूसरी महिला ने भी वहां के अधीक्षक वंदना गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक रिपोर्ट। पटना के गायघाट रिमांड होम में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न और शोषण का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। महिला संगठन पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कमर कस चुकी है। इनका आरोप है कि सरकार इस मामले को लीपापोती करने में लगी है। बताते चले कि रिमांड होम से निकली एक महिला ने वहां के अधीक्षक वंदना गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि वंदना गुप्ता महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण करती है और उन्हें गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। सर हम यहाँ पे वंदना गुप्ता के पास रहते थे। कहाँ? वंदना गुप्ता क्या करती है? वंदना गुप्ता लड़कियों से गलत काम करवाती है, लड़कियों से सेक्स करवाती है, जो हमारे साथ हो चुका है। क्या हुआ तुम्हारे? हमारे साथ सर हमारे साथ गलत हो चुका है। हमारे साथ
सेक्स करवाती है, सारी लड़कियों के साथ करवाती है। रात में लड़कों को बुलवाती है और जबरदस्ती गलत काम करवाती है। कौन है वंदना गुप्ता, कौन है, कहाँ पे, क्या करती है? गाया घाट में, मतलब बालगिरी में, वो वहाँ की लीडर वो है, मतलब चेयरमैन है। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद पटना पुलिस और प्रशासन ने गायघाट स्थित महिला रिमांड होम की जांच की और महिला के आरोप को खारिज करते हुए रिमांड होम को क्लीन चिट दे दी। लेकिन महिला संगठनों को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। इस बीच गायघाट रिमांड होम से निकली एक और महिला ने रिमांड होम की अधीक्षक वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने इस बात की पुष्टि की कि पीड़ित लड़की ने शेल्टर होम के बारे में जो बताया वह सत्य है। शेल्टर होम में लड़के आते थे, जिसका विरोध भी हम लोगों ने किया था और इस बात को लेकर वहां के अधीक्षक वंदना गुप्ता से लड़कियों की लड़ाई भी हुई थी। दूसरी पीड़िता ने कल महिला थाना में वंदना के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में उसने कहा कि वंदना रिमांड होम में काम करने वाली लड़कियों को नशे की दवा देती थी और लड़कियों की पिटाई की जाती थी। उसने भी कहा कि 2020 में जब वह रिमांड होम से रिलीज हुई तो उसे मुजफ्फरपुर में दलाल के हाथों सौंप दिया गया था। हालांकि पीड़िता ने यह भी कहा कि पहले की अधीक्षिका अच्छी थी, लेकिन जब से वंदना गुप्ता आई माहौल खराब हो गया। दूसरी लड़की है और बहुत ज़्यादा मिलती जुलती बातें हैं। जो अंदर चल रहा था 2018 में खूब पिटाई हुई है। पहले वाली मैडम अच्छी थी, ये जिक्र भी है, और उस संगीता मैम। और उसके बाद जैसे ही वंदना जी आती हैं और वहाँ पे 4-5 लड़कों की एंट्री होती है और लड़कियों की एंट्री का विरोध करती हैं, और ये जग जाहिर है क्योंकि ये मीडिया में आया हुआ है। तो ये बस इसी बातों से और बहुत सारी यातनाएं जो उसने झेली है, इस यातनाओं को जिक्र किया है। क्योंकि आज जो ये बातें महिला विकास मंच के द्वारा आगे बढ़ा है तो सारी लड़कियों की आंख खुली है और ऐसी कई लड़कियां हमें भेज रही हैं, बोल रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग अच्छी ज़िंदगी जी रही है अभी कहीं ना कहीं, सब तो अपना वो ओपन नहीं करना चाहती है। एक लड़की आगे आई है लेकिन मीडिया के सामने नहीं आना चाहती है। ये बातों में सच्चाई वो अब न्यायालय में इस पे बात बताना चाहती हैं। ये अब देखिए सब अपनी ज़िंदगी आज जी रही हैं तो वो मीडिया के सामने नहीं खोल रही है, लेकिन चूंकि बात जब न्यायालय तक चली गई है तो ये बात वो बोल रही है, हम कोर्ट में हाजिर होकर बोल देंगे। 2020 में शेल्टर होम से रिलीज की गई है। 2020 में इसको एक एनजीओ में काम करने के लिए भेजा गया था, जॉब के लिए मुजफ्फरपुर में। वो मुजफ्फरपुर में दलाल के थ्रू दे दिया गया था एनजीओ के नाम पे। वहाँ पे ये इसके साथ गलत होने वाला था, लेकिन खुदा न खास्ता पीड़िता के जो उस वक्त बॉयफ्रेंड थे और आज पति हैं, वो सही वक्त पे पहुँच के उसको बचा लेते हैं और अपने साथ ले आते हैं और इसकी ज़िंदगी बच जाती है। मतलब वहाँ से सप्लाई हुई ना, ये तो हुई ना। थाने में मैडम ने कहा अपने स्टाफ को कि आवेदन बोलो, उनको लिख के दे। इस बीच महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मानवी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा ने दावा किया कि रिमांड होम से निकली कई और पीड़िताएं कोर्ट के सामने आने को तैयार हैं। ये सभी वंदना और रिमांड होम की करतूतों को उजागर करेंगी। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार समेत पूरे देश में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य और देश के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। वर्षा के कारण ठंड में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। बिहार वासियों को अभी ठंड से पूरी तरह राहत मिलने की संभावना नहीं है। बिहार समेत पूरे देश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर पश्चिम के अधिकांश इलाकों में 9 और 10 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी। मौसम विभाग की माने तो लगभग पूरे उत्तर भारत में 9 फरवरी और 10 फरवरी को बारिश होगी। बारिश के लिए लगभग 15 राज्य प्रभावित होंगे। 9 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में बारिश की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड के साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी उड़ीसा में भी 9 और 10 फरवरी को बारिश का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवातीय दबाव समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक उठ गया है।
जिसके कारण भारत के कई हिस्सों में बारिश का प्रभाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, आरा, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में बारिश हो सकती है। पटना में 10 तारीख यानी कल भी बारिश के आसार है। वर्षा के कारण ठंड की स्थिति में भी बदलाव होगा। राज्य के कुछ हिस्से एक बार फिर से शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 58 सीटों के लिए कल कड़ी सुरक्षा के बीच होगा मतदान। पहले चरण की वोटिंग की सभी तैयारियां पूरी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर कसा तंज, कहा यूपी विधानसभा चुनाव में होगा सफाया। बिहार के 8 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा पोषण युक्त चावल, राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। गायघाट रिमांड होम मामले में आया नया मोड़। रिमांड होम से निकली दूसरी पीड़िता ने भी शेल्टर होम में उत्पीड़न का लगाया आरोप। बिहार समेत पूरे देश में एक बार फिर से बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश का अलर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें